हेलो गाइस, वेलकम टू हेमन ट्यूशन। आज मैं पढ़ाऊँगा बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। तो फर्स्ट बायो। तो फर्स्ट हम करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। Majority of flowering plants produce hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. तो hermaphrodite मतलब बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या होता है? ऑटोगमी हो सकता है। ऑटोगमी किधर है? ये ऑटोगमी मतलब सेम फ्लावर पे होगा। तो इधर लिखा है कि hermaphrodite flowers में pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. तो अगर वैसे हुआ तो उसको it results in inbreeding depression. तो flowering plants have developed many devices to discourage self-pollination and to encourage cross-pollination. क्रॉस-पॉलिनेशन क्यों encourage करना है? जिससे कुछ एवोल्यूशन हो। अगर सेम में हुआ तो बेकार है, बस उतना ही समझना है। फिर in some species pollen release and stigma receptively are not। हाँ, तो ऑटोगमी में बोला था कि स्टिग्मा की जब मैच्योर होते हैं मेल गमीट्स एंड फीमेल गमीट्स, वो सिंक में होना चाहिए। अगर सिंक में नहीं हुए तो वो नहीं होंगे ब्रीड सेम फ्लावर पे। तो इधर लिखा है ईदर द पॉलन, ये अंडरलाइन करना है, ये फर्स्ट पॉइंट है। Either the pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive much before the release of pollen. ठीक है, समझ गए। फिर सेकंड पॉइंट, the anther and the stigma are placed at different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. तो वैसा जगह पे होगा। मेरा ऑफ कोर्स गलत डायग्राम है, जो भी समझने को है। तो फिर ये अगर लड़की वाला है एंड फिर पॉलन गया तो फिर ऐसे करके ब्लॉक्ड है कि इधर नहीं आएगा, कहीं और ही चले गया। तो ये सेकंड पॉइंट इधर है। हाँ, बोथ ऑफ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगमी। तो ये दोनों सिर्फ ऑटोगमी प्रिवेंट कर रहे थे अभी तक, ठीक है। तो थर्ड डिवाइस प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब वो सेम प्लांट के फ्लावर के साथ ब्रीड ही नहीं कर सकता, होगा ही नहीं। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम द सेम फ्लावर। ये अंडरलाइन कर लेना, बस नहीं होगा उतना समझना है, ठीक है। फिर अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन द प्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है? उसमें फ्लावर पे या तो सिर्फ मेल होगा या सिर्फ फीमेल होगी, तो सेम फ्लावर से मिल ही नहीं सकता। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, एग्जाम्पल याद करो, तो उसको बोलेंगे, ये अच्छे से अंडरलाइन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनीशियस, मोनोएशियस जो भी बोलते हैं। एंड इट प्रिवेंट्स ऑटोगमी बट नॉट जेटेनोगमी। जेटेनोगमी क्या था? डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। इसमें क्या है, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स है बट सेम प्लांट पे है, तो फिर भी वो सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके कर सकता है। तो ऑटोगमी बट नॉट जेटेनोगमी इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, उसको बोलते हैं डाइशियस। इट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगमी एंड जेटेनोगमी। बस हो गया आउटब्रीडिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स करके याद कर लेना। फिर हम देखेंगे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। अभी रुक के मुझे देखना होगा है क्या चीज़ें। ठीक है, तो पढ़ते हैं। Pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen, compatible pollen of the same species or stigma. तो काट दूंगा ये पार्ट। हेलो फिर से।
हाँ स्टार्ट। हाँ तो pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen. Often pollen of the wrong type either from the same species or from the same plant. तो अगर गलत pollen है, मतलब इधर है, इधर रोज बना हुआ है, हाँ ये रोज है, और फिर इधर ये फ्लावर है, जो भी ये चीज़ है, ठीक है। तो इससे पॉलन निकल के जाके इस पे आ गया, इसको तो नहीं चाहिए, इसके स्टिग्मा पे आके चले गया, बट इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसको जर्मिनेट ही नहीं करना। तो द पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकग्नाइज द पॉलन whether it is the right type, compatible, or the wrong type, incompatible. If it is of the right type, the pistil accepts the pollen and promotes post-fertilization events that किधर गया, हाँ that lead to fertilization. If the pollen is of the wrong type, the pistil rejects the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube. तो अगर गलत टाइप का है वो नहीं करने देता पिस्टल, ठीक है। The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is a result of a continuous dialogue between pollen grain and the pistil. ये important है, ठीक है। Continuous dialogue between pollen grain and pistil. This dialogue is mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil, ठीक है। तो pollen और pistil बात कर रहे हैं और वो गलत है तो नहीं आने देता। It is only in recent years, वही सेम चीज़ बोला, as mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube. हाँ तो ठीक है, तो ये है वो जो भी ये पॉलन ग्रेन है, तो इस पे एक्साइन है, एंटाइन, वो सब एक्साइन के बीच में होते छोटे छोटे डॉट, छोटे छोटे ओपनिंग, जहाँ पे नहीं होता एक्साइन, जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होता, होता है जर्म पोर। उसके ये मेल गमीट, जो भी चीज़ होता है पॉलन ग्रेन, उसमें अंदर जेनरेटिव सेल रहता है एंड वेजिटेटिव सेल रहता है, अगर 2 सेल्ड है, एंड अगर 3 सेल स्टेज पे जाता है ये 2 बन जाते हैं, 2 मेल गमीट्स, बट वो आगे देखेंगे। अभी के लिए बस देखो इधर जर्म पोर्स होते हैं ना, एंड जर्म पोर्स से पॉलन ट्यूब निकलता है, ठीक है। एज मेंशन अर्लियर, फॉलोइंग ये germ pores, the contents of the pollen grain move into the pollen tube. तो ये है, मतलब एकदम करेक्ट डायग्राम नहीं है, मुझे नहीं आता, बट जो भी, तो इसमें से pollen tube बना हाँ तो इसमें से क्या, pollen tubes grow through the tissues of the stigma and the style. तो स्टिग्मा पे जाता है ना, ये स्टिग्मा एंड स्टाइल के थ्रू चले जाता है वो अंदर, एंड रीचेस दी ओवरी, वो डायग्राम में देख लेना। यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स pollen grains are shed at 2 cell condition, जैसे ये है 2 cell, और फिर a vegetative and a generative cell. In such plants, the generative cell divides and forms 2 male gametes during the growth of the pollen tube in the stigma. तो जब ये pollen tube निकल रहा होता है, अगर 2 cell स्टेज में भी आया तो फिर भी ये 3 cell स्टेज में जाएगा, इसमें फिर भी बनेंगे 2 मेल गमीट एंड एक वेजिटेटिव सेल रहेगा। फिर pollen tubes कैरी, मैं किधर था, हाँ, in plants which shed pollen in 3 cell condition, the pollen tube carry the 2 male gametes from the beginning. Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle and enters one of the synergids through the filiform apparatus. तो इधर से देखो,
ये है माइक्रोपाइलर एंड। हाँ, माइक्रोपाइलर अगर याद नहीं है तो स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। इधर ये होता है माइक्रोपाइलर एंड, जो जहाँ पे ओपनिंग होता है, और माइक्रोपाइलर एंड के उधर होते हैं दो दो सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के पास इधर नीचे होते हैं, फोकस नहीं हो रहा, हाँ, फिलिफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, ओके। तो ये है पॉलन ट्यूब। ठीक है, पॉलन ट्यूब इधर इसके फोकस नहीं हो रहा कैमरा, हाँ, फिलिफॉर्म अपैरेटस पे घुस जाता है। ठीक है, ये है मेल गमीट्स, ये दो दो डॉट, तो उधर घुस रहे हैं। फिलिफॉर्म अपैरेटस किस में, सिनर्जिड में, तो वो नीचे से सिनर्जिड में घुस रहा है, वो याद रखना। तो क्या करता है, फिलिफॉर्म अपैरेटस गाइड करता है पॉलन ट्यूब को इधर आने को, पूरा रास्ता जहाँ से भी आता है। मतलब ऐसे है, अगर इधर से मान लो घुसा, तो ऐसे के फिलिफॉर्म अपैरेटस उसको बुलाएगा इधर आने को नेचुरली। तो इधर से घुसा, ये सिनर्जिड में घुसने देता है। क्या करता है, इधर जब ये घुसते हैं, ये सिनर्जिड्स को पंक्चर कर देते हैं। सिनर्जिड्स को पंक्चर करते, तो सिनर्जिड देखो उड़ गया नेक्स्ट डायग्राम में, और वो बाद में डिजेनरेट हो जाता है। तो क्या होता है, डिजेनरेट हो गया सिनर्जिड। सिनर्जिड के अंदर क्या है, ये सेल है, ये सॉरी, सिनर्जिड हट जाते हैं और उधर एग न्यूक्लियस रहता है। हाँ, तो ये मेल गमीट्स जाके एग न्यूक्लियस से एक मिल जाएगा, एक मेल गमीट। ठीक है, दूसरा मेल गमीट बचा, वो क्या करेगा अब, तो अगर याद है क्या क्या होता है इसमें, नीचे होते दो सिनर्जिड, बीच में होते हैं पोलर न्यूक्लियाई दो दो, और ऊपर एंटीपोडल वो सब रहता है। तो ये क्या करेगा, ये जो और एक हमारे पास है मेल गमीट, वो जाके पोलर न्यूक्लियाई से मिल जाएगा। फर्स्ट वाला जो हुआ ना, फर्स्ट मेल गमीट जो इससे मिला एग न्यूक्लियस से, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन 1, वो जाइगोट बनाता है नॉर्मल। फर्टिलाइजेशन 2 होता है, ये जो सेकेंड मेल गमीट है, वो पोलर न्यूक्लियाई से मिल जाता है। वो क्या बनाता है, मुझे याद भी नहीं आ रहा। अच्छा, तो इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इस ये है, अच्छा ये तो आगे का टॉपिक, जो भी मैं अभी समझा दे रहा हूँ। और उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों क्यों, हाँ, क्योंकि इधर दो दो सेल है और एक मेल गमीटो है, तो 3 हुए। अच्छा अभी रुको, मुझे देखने दो क्या है ये पार्ट। आई थिंक मैम ने नहीं बोला कुछ, तो शायद इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं। अच्छा हाँ, मैं ये पढ़ना भूल गया था। Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the microvillar part of the synergid guides the entry of the pollen tube. ये और फिर इधर लिखा है, ये जो मैंने अभी सब इवेंट्स बताए, इस सब को बोलते हैं इज अ डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग, हाँ हाँ ये रहा, इसको बोलते हैं, सबको मिला के बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। ठीक है, अभी आगे जाएंगे हम, ये ठीक है रहने दो। अभी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जो भी डिज़ायरेबल ट्रेड्स के साथ प्लांट बनाना है, उसको हम खुद बना रहे, वो हम उनको, हमें लंबा रोज़ पसंद है, जो भी ये रोज़ है, हमें ये लंबा पसंद है, हमें छोटा नहीं चाहिए। बट ये जो जिसके साथ आसपास है वो सब छोटे छोटू है, हमें उनके साथ नहीं मिलाना। हाँ, हमारे पास एक दूसरा छोटे वाले के, लंबे वाले के, हमारे पास ऑलरेडी है पॉलन ग्रेन, तो हमें उससे मिलाना है। ठीक है, मान लो, मतलब मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ।
तो अभी पढ़ता हूँ मैं. Is one of the major process of crop improvement program. In such crossing experiments, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination and stigma is protected from contamination. वो है unwanted pollen. Unwanted pollen क्या हुआ? ये छोटू छोटू रोज से, छोटू छोटू रोज का तो चाहिए नहीं मुझे. फिर and the stigma is protected from ये, this is achieved by emasculation and bagging techniques. emasculation क्या है? इधर अभी नीचे देखेंगे. If the female parent bears bisexual flowers, bisexual क्या, मेल फीमेल दोनों है, उसको क्या बोलते थे? hermaphrodite. फिर removal of anthers from the flower bud before the anther basically rupture. Using a pair of forceps is necessary. ठीक है. तो अगर हमें उसको फीमेल रखना है तो हमें मेल पार्ट निकालना होगा. तो इससे एंथर आ रहा है, हम एंथर को उड़ा देंगे, निकल गया एंथर. अभी सिर्फ वो फीमेल है वो फ्लावर. ठीक है, फोकस हो रहा है कैमरा. हाँ, तो इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन. ई है हटाना, ई है नो, मैस्कुलिन है बॉय मेल. इमैस्कुलेशन हुआ, एंथर निकाल दिया. Emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper, to prevent contamination of the stigma with unwanted pollen. बटर पेपर क्यों? क्योंकि उसमें सनलाइट वनलाइट वो सब आता है, थोड़ा ट्रांसलूसेंट देख भी सकते हो. उसको कवर क्यों कर रहे हैं? जिससे अनवांटेड नहीं है, जैसे छोटे छोटे मैंने बोला रोज. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग. ठीक है. When the stigma of the bagged flower attains receptivity, mature pollens collected from anthers of the male parent are dusted on the stigma and the flower is rebagged. क्या बोला है इधर? ठीक है. तो जो फीमेल पार्ट मैच्योर हुआ तब वो ले सकता है पॉलन ग्रेन्स. हमने दूसरा जो हमारा लंबा फ्लावर मिला था ना, हमने उसका स्टोर करके रखा था पॉलन ग्रेन्स. कैसे स्टोर किया था? हमने लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया था. ठीक है, पॉलन को लिक्विड नाइट्रोजन. क्या टेम्परेचर पे करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर? इधर कहीं था, 196 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये टेम्परेचर भी याद रखना, नीट में आएगा. फिर if the female parent produces unisexual flowers, there is no need for emasculation. Of course, अगर उसमें एक ही सेक्स है क्या निकालोगे? कुछ है ही नहीं निकालने को. The female flower buds are bagged before the flowers open. When the stigma becomes receptive, pollination is carried out using the desired pollen and flower is rebagged. Rebagged क्या? वापस बैग लगा दिया उसके बाद, जिससे और नहीं है. ठीक है, ये हो गया. अभी आए डबल फर्टिलाइजेशन. इसका ऑलरेडी मैंने थोड़ा बता दिया, फिर भी देख लेते हैं. ये लास्ट चीज़ बाकी है, 20 मिनट्स में हो जाएगा बायो. ओके. आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द synergids, the pollen tube releases 2 male gametes into the cytoplasm of the synergid. ठीक है, synergid में घुसा था, उसमें उसने दो डाल दिए मेल गमीट. ये डायग्राम मत देखो, ये बकवास है, पता नहीं क्या बना के रखा है. तो हाँ, ये सब मैम ने अभी नहीं सिखाया, मत देखो. तो वन ऑफ द मेल गमीट्स मूव टूवर्ड्स द एग सेल and fuses with the nucleus, thus completing the syngamy. syngamy I guess वही हुआ एग के साथ होना. ठीक है, तो एक गमीट उससे मिला. This results in the formation of diploid cell, the zygote. zygote बना. ठीक है. The other male gamete moves toward the 2 polar nuclei located at the central cell. ठीक है, and fuses with them to produce a triploid प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ऐसे ही वर्ड याद करना होगा, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बस वर्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. एज दिस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई. वो 3 हैप्लॉइड क्या है? दो है ये न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, एंड एक है एक मेल गमीट. तो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई
एक साथ हुए तो उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. Since two types of fusion, syngamy and triple fusion, take place in an embryo sac, this phenomena is termed as double fertilization, an event unique to flowering plants. The central cell after triple fusion becomes primary endosperm cell. ये मैम ने बोला नहीं, बोला होगा शायद, क्या पता. And develops into the endosperm while zygote develops into embryo. बस हो गया आज का बायो. ठीक है, अभी हम आएंगे फिजिक्स पे. ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझना. ओके, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जो अभी तक हमने किया इससे कंपेयर, बट है. ठीक है, और प्लस मेरा एक्सप्लेनेशन भी कुछ खास नहीं है, मुझे खुद नहीं आता. ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखते हैं. हमने आज इधर से स्टार्ट किया. कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड चार्जेस इज सेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये लिखना नहीं था, मैंने ऐसे ही समझने को लिखा ये वाला पार्ट. तो क्या होता है, क्वांटाइजेशन होता है ना चार्जेस में. क्वांटाइजेशन क्या है, मतलब डिस्क्रीट पैकेट्स में रहता है वो, ऐसे 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 वो रहता है. ये हम माइक्रोस्कोपिक वे में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, हम पास से देख रहे हैं. अगर हम दूर से देखेंगे तो ये सब एक साथ दिखेगा, उसको बोलते कंटिन्यूस. अगर हम दूर से देख रहे हैं, ठीक है. तो एक टर्म है लाइन और लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये है मेन टॉपिक. और एक नेक्स्ट, ठीक है, लीनियर लाइन. ठीक है, लाइन में क्या होता है, लाइन में लेंथ होता है. ये लाइन है, ठीक है, मुझे पेज देखना होगा. हाँ, लेंथ है लाइन का. तो मान लेते हैं ये लाइन है चार्जेस का. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ. ऐसा यूनिट इज कूलम्ब, ये कूलम्ब है पर मीटर. चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम्ब, लेंथ है मीटर. तो इसमें से ये जो हमारा लाइन है ना, उसमें से हमने थोड़ा सा लिया चार्ज डी क्यू और थोड़ा सा डी एल. लेंथ डी एल क्या है, लेंथ है थोड़ा सा, और डी है, डी क्यू है थोड़ा सा चार्ज. तो हाँ, वो मैंने थोड़ा सा लिख भी लिया, डी क्यू इज सम चार्ज एंड डी एल इज सम लेंथ. वो मैम ने नहीं बोला था फिर से लिखने को, बट मैंने समझने को लिखा. लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे होता है, लैम्डा. ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स डी क्यू बाई डी एल. लैम्डा इक्वल्स डी क्यू बाई डी एल. तो हम इसको इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है, डी एल को. तो डी क्यू इक्वल्स लैम्डा डी एल. तो इधर आता है पार्ट जो मुझे नहीं आता, बट मैं फिर भी समझाऊंगा जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता. तो आई गेस इंटीग्रेशन से डी क्यू को क्यू हो गया. शायद डी का कुछ अलग से मीनिंग है, मुझे नहीं पता. एंड फिर लिखा है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाला साइन लगा के लैम्डा डी एल. ठीक है, और फिर मैम ने क्या बोला कि इसका लोअर लिमिट होगा 0, अपर लिमिट होगा L. मुझे नहीं पता क्यों, बस इतना ही समझ लो. हाँ, ये समझ लिया. तो क्या है इसमें, क्या होता है कि अगर ऐसे इंटीग्रेशन है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेना है. अपर लिमिट L है, लोअर लिमिट है 0. ठीक है, तो अगर हमने देखा, हाँ वैसे लैम्डा नहीं होगा, इंटीग्रेशन में नहीं आएगा लैम्डा, लैम्डा बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो लैम्डा बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन वाला साइन डी एल 0 L. तो फिर ये ब्रैकेट चीज़ भी लगाया, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लिख देते हैं इधर लैम्डा L. ठीक है, तो फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स लैम्डा L माइनस 0. तो वो चार्ज क्या हुआ, ये क्यू था. ठीक है, हमने डी ये इज इक्वल टू क्यू किया था,
तो Q इक्वल ये सब है, तो Q इक्वल्स लैम्डा एल। ओके, लीनियर चार्ज वाले में है Q इक्वल्स लैम्डा एल। ओके, अभी ये दोनों समझना उससे थोड़े बहुत आसान होंगे क्योंकि सेम ही चीज़ है, बस थोड़ा इधर उधर चेंज करके। हाँ जो भी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी देखते हैं। सरफेस से क्या समझ आ रहा है? एरिया। एरिया क्या है? 2D, तो स्क्वायर मान लो, स्क्वायर में है चार्जेस। ओके, ठीक है, तो और एक लाइन मान लो, तो इसमें से अगर हमने थोड़ा सा लिया, फोकस करता कैमरा, हाँ, हमने थोड़ा सा लिया ये जगह, ठीक है, तो अगर उधर से देखो, ये चीज़ है DL लेंथ, सॉरी क्या है ये, DL नहीं है, DS, DS ऐसे आएगा सरफेस या कुछ, हाँ वो वैसे कुछ ही मान लो, कुछ तो रहेगा DS, बस वो जगह का एरिया मान लो, और ऊपर आया DQ, उतना चार्ज जैसे पहले किया था। तो फिर हाँ, तो इधर भी है, और देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे लिखते हैं? सिग्मा से, ठीक है, सिग्मा। लीनियर किससे था? लैम्डा से। तो सिग्मा इक्वल्स DQ/DS। ओके, फिर टोटल चार्ज किधर गया? हाँ, टोटल चार्ज ऑफ सरफेस S, तो हमने सेम चीज़ किया वो इंटीग्रेशन वाला, उससे भी आया Q इक्वल्स इंटीग्रेशन वाला साइन सिग्मा DS। Q निकल जाएगा, और फिर हम सेम वो जैसे पहले इस पे किया था, किधर गया, जो भी जैसे इस पे किया था हम वो रिपीट करेंगे। मैम ने वो लिखा है नहीं, वॉल्यूम वाले थर्ड वाले पे लिखा है, डोंट वरी। तो एंड में इसमें भी आता है Q इक्वल्स सिग्मा S, जैसे इस पे आता है Q इक्वल्स लैम्डा L। थर्ड, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम क्या है? 3D ना, तो क्यूब बना लो, जो भी, तो ये है, इधर चार्जेस है क्या, उसमें से भी थोड़ा सा जगह लिया है DQ, और फिर थोड़ा लिया है DV। DV मैम ने लिया है, मैम जो प्रेजेंटेशन दिखा रही थी उसमें था D टाउ, मैम ने वाला यूज़ मत करो, बेकार है। तो DV है, V क्या है? वॉल्यूम, हाँ, तो इट इज़ द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा यूनिट इज कूलम पर मीटर क्यूब, इसका है मीटर स्क्वायर। वैसे एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। ये और ये होता है रो से। ओके, तो रो इक्वल्स DQ/DV। फिर से इसको इधर लेके चलेगा, हाँ, तो DQ इक्वल्स रो DV। फिर से वही चीज़ किया, Q इक्वल्स इंटीग्रेशन वाला चीज़, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड में रो वी, Q इक्वल्स रो वी। बस हमारे ये हो गए। कंफ्यूजिंग था, हो गया, और एक थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट आएगा आगे, बट अभी हम थोड़ा शांति लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन, हाँ, तो अगर और क्राउडेड है तो और स्ट्रांग होगा, अगर फैला फैला है वीक होगा। वो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है, लिखने को भी नहीं बोला था मैंने कर लिया। तो क्वेश्चन है अब, ये क्वेश्चन अभी ध्यान मत दो, अगले पेज पे। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? पहले इधर लिखा मैंने डाइपोल क्या रहता है। डाइपोल है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर. हाँ ठीक है, डाइपोल और डाइपोल मोमेंट डिफरेंट चीज़ रहता है. हाँ, डाइपोल मोमेंट क्वांटिटी है, वेक्टर डिनोटेड बाय वेक्टर पी. हाँ, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर डिनोटेड बाय पी. ये पी है क्वांटिटी एंड इट इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. डाइपोल मोमेंट डाइपोल का स्ट्रेंथ बताते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ बताता है. ठीक है, तो इधर ये बनाया है, मैं फिर से बना के समझा देता हूँ. ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू. हाँ, तो फिर ये है 2L डिस्टेंस. 2L क्यों लेंगे हम? क्योंकि यूजुअली जो इनमें होता है, इनमें बीच में हम एक पॉइंट लेते हैं, तो फिर उससे अच्छा LL हो जाता है ना, तो 2L लेके ही बेटर है. तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला होता है, अच्छा जो मैंने बनाया था उसमें डिफरेंट था, इधर माइनस था इधर प्लस था, सेम ही चीज़. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव. ठीक है, ये है वेक्टर पी का डायरेक्शन. वेक्टर पी क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय पी. तो ये पी इस डायरेक्शन में. हाँ, इधर भी मैंने बना होगा. हाँ, तो पी उस डायरेक्शन में जा रहा है. डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी है नेगेटिव टू पॉजिटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाते थे पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने को कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और वेक्टर पी का डायरेक्शन ऑपोजिट है. फिर ये ऐसे ही दे दिया हमें फॉर्मूला, याद कर लो, आ जाएगा. अभी के लिए बस देख लो, वेक्टर पी इक्वल्स क्यू इंटू 2L, चार्ज इंटू 2L, और बाहर है आई कैप. आई कृष्ण ने कुछ तो बताया था. हाँ, आई होता है एक्स एक्सिस, जे होता है वाई एक्सिस, और के होता है जेड एक्सिस. शायद तेरे को पता भी होगा, मुझे नहीं पता ये सब. तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, एंड इट्स ऐसा यूनिट इज कूलम पर मीटर. हमने अभी देखा फॉर्मूला से, तो समझ आ गया हमें, चार्ज इंटू डिस्टेंस. ठीक है, 2L तो डिस्टेंस था ना. फिर ये हो गया, और एक क्वेश्चन था, व्हाट इज एन आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल. ये आया है पहले और बच्चों को समझ आता नहीं था आंसर, मैम ने जो ना बोला. तो एन आइडियल डाइपोल इज द डाइपोल इन विच द चार्ज बिकम्स लार्जर एंड लार्जर एंड द सेपरेशन बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर. इसका क्या मतलब है, इनका ये है ऐसे. हाँ, फोकस. हाँ, तो ये पास आते रहते हैं क्योंकि इनका क्या अट्रैक्शन है, तो पास आते हैं. इनका अट्रैक्शन और स्ट्रांग होते रहते हैं, जितना पास आते रहते हैं उनका डिस्टेंस रिड्यूस होता रहता है. वही लिखा है इधर. क्या लिखा है, an ideal dipole is the dipole in which the charge becomes larger and larger and the separation becomes smaller and smaller. इधर क्या लिखा है, 2L मतलब डिस्टेंस टेंस टू 0 एंड Q दैट इज चार्ज टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है डिस्टेंस कम हो रहा है. फिर नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है. थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल. अभी हमने इलेक्ट्रिकल डाइपोल पढ़ा, उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे. तो एक्सियल लाइन हम 3 वेज में पढ़ेंगे, ये फर्स्ट है, अभी के लिए हमें बस फर्स्ट करा है. एक्सियल लाइन क्या होता है, ऐसे जा रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे और जा रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सियल. तो ऐसे हैं, तो हमें बनना है
माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच में ओ पॉइंट है, वो इतना ध्यान मत दो, एल एल कर दिया उसको, जैसे मैंने बोला था ना पहले मिड पॉइंट लगाते हैं, इसलिए 2l है। वेक्टर पी क्या है, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना? ठीक है, ये समझ गए। तो इधर हमने एक पॉइंट लिया है पी, वेक्टर पी और ये पी डिफरेंट चीज़ है, ये ऐसे ही पॉइंट है पी, ठीक है? पॉइंट पी मैंने लिखा है इसलिए। पॉइंट पी हमने क्यों लिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लेते हैं हम? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? तो ये है यूनिट पॉजिटिव चार्ज का पॉइंट पी। तो हमें देखना है पी पे क्या इंटेंसिटी है, तो हम पहले बी का देखेंगे और ए का देखेंगे पी पे, ठीक है? तो ये समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा। तो बी और पी के बीच में पहले देखते हैं। अब मुझे सोचने दो। तो ये पॉजिटिव है बी, देखो क्यू प्लस है, फोकस, हाँ ये भी पॉजिटिव है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 + 1 ही है। तो इनमें क्या होगा? रिपल्शन। तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है इस पर। तो चार्ज का डायरेक्शन हम इस तरफ लेंगे, इधर मैंने लिखा है ई बी। ऐसे इतने गंदे तरह से नहीं लिखना है, मैं गंदा बनाता हूँ, बट इधर ई बी जा रहा है, ठीक है? फिर अभी हम देखेंगे ए और बी के बीच में, ओके, ए और पी के बीच में। ए पे क्या है? माइनस है, पी पे पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से जाता है? प्लस से माइनस ना। तो हम डायरेक्शन लेंगे पी टू ए, ओके, ऐसे जा रहा है। ये है ई ए। ये मैंने लाइन इस डायरेक्शन नहीं दिखाया, मैंने बस दिखाया क्योंकि ये वेक्टर है, ओके। अभी इसमें क्या बाकी है, ये सब समझ गए। एक्स क्या है? एक्स है डिस्टेंस इधर से पॉइंट पी तक, इसलिए समझ आ रहा है, इंपॉर्टेंट किया मिड पॉइंट बना रहा, एल के बीच में है ये एक्स का स्टार्टिंग, ठीक है? ये इन जनरल रहता है, ये स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ई पी, तो है ई ए प्लस ई बी, ये इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है, बस इन जनरल है। द वेक्टर्स ई ए एंड ई बी आर कोलिनियर एंड ऑपोजिट। ऑपोजिट तरफ जा रहे हैं, हमने तो देखा। तो ऑपोजिट जा रहे हैं, तो हम इनमें से एक ना हम नेगेटिव लेने वाले हैं। देखो अभी इनमें से कौन सा होगा स्ट्रॉन्गर चार्ज? ये बी और पी के बीच में या ए और पी के बीच में? कौन सा है? बी और पी के बीच में। क्यों? क्योंकि वो और छोटा डिस्टेंस है, और छोटा डिस्टेंस है तो स्ट्रॉन्गर चार्ज है, ओके। तो ई पी क्या है? पी मतलब टोटल, वो जो बीच, क्योंकि पी पे हो रहा है, तो ई पी इक्वल्स ई बी माइनस ई ए। हमने ई बी इधर लिया क्योंकि ई बी और बड़ा है, ठीक है? अभी हम पहुँचेंगे कैलकुलेशन वाला पार्ट, समझ आ जाएगा, वो इतना बुरा नहीं है, ओके ओके। हाँ, तो ये मैग्नीट्यूड है इसलिए मोड लगा है, ओके। ई पी ई बी ई ए, जैसे हमने पहले देखा था वही है, ई पी इक्वल्स ई बी माइनस ई ए। फिर तो पहले हम देखते हैं ई ए क्या है। ई ए है के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल स्क्वायर आई कैप। इधर एक्स प्लस एल क्यों लिया है? पहले सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला रहता है? ई इक्वल्स के क्यू बाय वो डिस्टेंस। आई कैप तो अभी के लिए मत देखो, वो वेक्टर का वो रहता है। बट हाँ, एक चीज़ देखना है कि ये नेगेटिव, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, हमने इसको नेगेटिव लिया है, तो वेक्टर का पार्ट को हम नेगेटिव लेंगे, ये देख लेना। ई बी का भी देखते हैं, ई बी क्या है? के क्यू अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है?
अच्छा मैं फिर भी समझा देता हूँ डिस्टेंस। ई ए क्या है? ए टू बी, ए टू पी। ए टू पी क्या डिस्टेंस है? एक्स घेरा और फिर एक एल, तो वो हुआ एक्स प्लस एल। तो ये है डिस्टेंस स्क्वायर, तो हुआ एक्स प्लस एल स्क्वायर। ई वी क्या है बताओ? एक्स माइनस एल, ई बी पी, सॉरी बी और पी के बीच में डिस्टेंस। वो हो गया, ठीक है। ये मैंने बकवास लिखा है, छोड़ दो। फिर ये मैम ने बोर्ड पे लिखा था, ओके। तो ई इक्वल्स के, हाँ, तो ये है टोटल ई पी। अभी हम टोटल ये वाला यूज़ कर रहे हैं, ओके। हम इनके वैल्यूज़ इधर लगा रहे हैं, समझ गए? ई पी इक्वल्स के हमने बाहर लिया इनका, हाँ। तो अंदर है क्यू, ब्राइट क्यू गया, हाँ, एक्स माइनस एल स्क्वायर, और इधर लिया है क्यू एक्स प्लस एल स्क्वायर। ये है बी, ये है ए, बी माइनस ए, ओके। तो हमने हमने देखा दोनों में तो क्यू है, क्यू भी बाहर ले लेते हैं। बाहर ले लिया के क्यू। अब बी, पहला चीज़ तो पता है, वो मेरा पेंसिल किधर है, हाँ, मैथ्स में था पहले, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या है? हमने इनको मल्टीप्लाई किया, एलसीएम कर रहे हैं हम, तो हम दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल, वो क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बाहर तो है ही स्क्वायर और एक वो उनके लिए था, वो हम नहीं देख रहे, वो है। और फिर क्या होता है? एलसीएम कर रहे तो ये इधर जाएगा और वो उधर जाएगा, तो वही हुआ एक्स प्लस एल इधर गया, एक्स प्लस एल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल स्क्वायर। इधर तक समझ आया? फिर हुआ के क्यू, इनको हमने ब्रैकेट खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्योंकि इधर माइनस है। अभी क्या है? हम जो भी, ये सब कैलकुलेशन करना है, मैं थोड़ा सा भूल गया, बस यही कैलकुलेशन करना है। तो फिर आता है उससे के क्यू ब्रैकेट्स में 4xl, क्योंकि ये कट जाते हैं, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर कट जाते हैं, तो होता है 4xl इन दोनों से। और नीचे तो ये बचा है के क्यू 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो p का वैल्यू क्या है? मैं भी भूल गया। एक मिनट, मैंने कहीं तो लिख रखा है, एक सेकंड, कृष्ण ने मुझे कराया था, पॉज करता हूँ, ओके, इधर मिल गया। तो ये देखो, के क्यू इक्वल्स 4xl, ये हम इधर पहुँचे थे, हाँ। तो e क्या, ये नहीं, p p इक्वल्स ना, अरे मैं कहता हूँ, सॉरी, एक सेकंड, हाँ, अभी मुझे रियलाइज हुआ। क्यू, ये p का क्या फॉर्मूला था? p इक्वल्स q इंटू 2l ना। तो इधर है 4xl ऊपर, तो अगर हम उसको खोल देंगे तो e इक्वल्स q इंटू टू इंटू एक्स इंटू एल, नीचे तो ये है ही, इधर लिखा नहीं है। तो इसमें है q इंटू इंटू एल, तो इसको हमने p ले लिया, हाँ। तो e इक्वल्स के 2 इंटू एक्स इंटू पी अपॉन ये, ओके, समझ गए, हुआ 2xp अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा, निकल गया ऐसे ही वेक्टर लगाए बिना। तो अगर अब ये उसके साथ में हम देखें, मोड के साथ, मतलब हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा, तो
के 2px अपॉन, हाँ सेम ही चीज़ लिखा है, के बस बाहर लिखा है। तो अगर अभी हम वेक्टर के साथ देखेंगे तो ई पी इक्वल्स के 2px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये आई कैप डाला, ये वेक्टर के लिए। ओके, तो इधर लिखा है इफ़ एल एक्स से बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा, देन ई पी इक्वल्स 2p अपॉन 4 पाई, ये के का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। ये क्यों लिखा है इधर? तो पहले तो हमने बोला है एल इज़ मच ग्रेटर देन एक्स, एल बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो बहुत दूर हो गया, तो इधर हमने एल हटा ही दिया इधर से। तो अगर हमने एल हटाया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर और 2, तो एक्स अपॉन 4 आ जाएगा इधर, ऊपर और एक एक्स है, ये काट के नीचे एक्स क्यूब हो जाएगा, तो होगा के 2p अपॉन एक्स क्यूब। बस इधर के का वैल्यू डाल दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस ख़त्म। फिजिक्स हमारा ख़त्म हो गया आज। केमिस्ट्री, चलो केमिस्ट्री भी हो जाएगा, बस एंड का पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट ये पार्ट आसान है। और हमें क्या पता है, अल्काइल ग्रुप है। ओके, तो पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये है हैलाइड्स, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, किसके, साइज के, RF Cl Br आयोडाइड, तो ये बड़े बड़े हो रहे हैं। हाँ, मैम ने क्या बोला कि ये देखो, मैम ने क्या बोला कि N ट्रिपल बॉन्ड N है, तो उसका बॉन्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा। क्यों होता है? क्योंकि उसका होता है हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है? बॉन्ड को तोड़ने को कितना एनर्जी लगता है। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, मैंने क्यों लिखा है सब? अच्छा, मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों लिखा, मुझे याद नहीं। फिर मैम ने ये लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट इनका सबसे ज़्यादा होगा, इनका सबसे कम होगा। ये है एसिड, ओके, एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन एक जैसे ही है उनका बॉइलिंग पॉइंट, ईथर, और फिर आखिरी में सबसे कम है बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन इनमें से। ओके, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा, व्हाई डज अल्कोहल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट? अभी अल्कोहल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो भी बनता है OH, जो जैसे भी बनाते हैं वो चीज़, और एक उसके साथ बनता है और एक मॉलिक्यूल के साथ बनता है, तो होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम क्वेश्चन पूछा फॉर एसिड। हाँ, एसिड में होता है एक्सटेंसिव इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि उसमें तो और स्ट्रॉन्ग भी है, तो समझ लो इसमें इतना कुछ वो नहीं है, बस याद कर लो ये। फिर एल्डिहाइड, मैम ने ये बोला, मैम ने इतना क्लियरली नहीं बोला, शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एल्डिहाइड में क्यों है हाई बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ओके, अभी इधर देखते हैं बुक में थोड़ी देर। तो ये पेज 298 खोलो, तो मैम ने इधर से बोला 4th लाइन से देखने को, तो देखते क्या लिखा है। ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल एंड वैन डर वाल्स फोर्सेज are stronger in the halogen derivatives. That is why the boiling points of chlorides, bromides and iodides are considerably higher than those of the hydrocarbons of comparable molecular mass. हाँ, तो हाइड्रोजन तो छोटे होते हैं, तो जो हाइड्रोजन का बनता है हाइड्रोकार्बन्स,
वो भी छोटू छोटू से रहते हैं। तो उनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी इंटरमोलिकुलर, ठीक है, इंट्रा नहीं, इंटर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, वो भी वीक रहते हैं। तो उससे ज़्यादा अल्काइल वो हैलोजन के रहते हैं। ओके, हैलोजन तो ये सब है, आयोडाइड, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो ये ऑर्डर है। हाँ, हमने ऑर्डर स्टार्टिंग में देखा था केमिस्ट्री के, जो मैंने अभी स्टार्ट किया था। आयोडाइड उससे बड़ा है ब्रोमीन से, क्लोरीन से बड़ा है ब्रोमीन, एंड फ्लोरीन से बड़ा है क्लोरीन। ये याद रखना, ब्रोमीन से बड़ा है क्लोरीन, मैं बाद में पूछूंगा इसका, ठीक है। फिर मैम ने ये देखने को बोला, इससे क्या समझ आ रहा है? एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। हाँ, तो पहले तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, इस पे बॉइलिंग पॉइंट ये है, तो इस पे एक छोटा सा ब्रांच हो गया, बी आर इधर आ गया, इसका और कम हो गया बॉइलिंग पॉइंट। इस पे और ब्रांच हो गया, इस पे बॉइलिंग पॉइंट और भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया का कुछ तो होता है, तो बस उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा अगर ब्रांचिंग किया। फिर ये पढ़ना है, लास्ट लाइन अंडरलाइन करो। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेट्रिक डायहैलोबेंजीन्स, ठीक है, देखते हैं। However, the para isomers are high melting as compared to the ortho and meta isomers. It is due to symmetry of para isomers that it fits in crystal lattice better as compared to ortho and meta isomers. तो पैरा आइसोमर में क्या है? पैरा ऐसा रहता है, पैरा सिमेट्रिकल है ना, तो पैरा और कॉम्पैक्ट भी रहता है, तो फिट हो जाता है क्रिस्टल लैटिस में, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं? फोकस हो कैमरा है, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, देखो ये दोनों एक जैसे हैं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत इंक्रीज हो गया इसमें, ये समझ लिया। अभी ये समझते हैं सॉल्युबिलिटी, ओके, थोड़ा ही बाकी है। सॉल्युबिलिटी, द हैलोएल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। वाई? क्यों हैलोएल्केन्स क्यों है वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर? पूरे अच्छे से क्यों नहीं है? तो जो इनके बॉन्ड बनते हैं, हाँ, हैलोएल्केन के, इनको जो तोड़ने को एनर्जी लगता है, हाँ, वो ज़्यादा होता है। मान लो मैं ऐसे ही रैंडम नंबर दे रहा हूँ, वो है 80, ठीक है, जो है इसको एनर्जी लगा तोड़ने को। फिर ये वाटर के साथ मिल रहा है, तो वाटर जब ये इस वाटर के साथ मिलता है तो एनर्जी रिलीज होता है, बट वो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो इतना नहीं है, वो मान लो 70 है, तो पूरा तो नहीं हो पा रहा। इसलिए क्या होता है, दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, पूरा नहीं हो रहा। अब ये पढ़ने से समझ आ जाएगा। In order to resolve haloalkane in water, energy is required to overcome the attractions between haloalkane molecules and break the hydrogen bonds between water molecules. Less energy is released when new attractions are set up between the haloalkane and water molecules, as these are not as strong as the original hydrogen bonds in water. Sorry, मैंने इधर स्टार्टिंग में गलत बोला। ये जो 80 है ना, ये H2O का बॉन्ड ब्रेक करने को था, हैलोएल्केन को नहीं। तो ये जो इसका जो बॉन्ड है, वो ब्रेक करने को जितना पावर लगता है, वो उससे ज़्यादा, ये ज़्यादा है जो रिलीज होता है हैलोएल्केन और पानी मिलने से। ओके, स्ट्रॉन्ग एज ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर। एज अ रिजल्ट, द solubility of haloalkanes in water is low. However, haloalkanes tend to dissolve in organic solvents because the new intermolecular attractions between haloalkanes
एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैव मच द सेम स्ट्रेंथ, जो भी पता नहीं क्या लिख रखा है। ओके तो अभी मैम ने बोला चलो इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व करो। हमें क्या करना है, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है करते हैं, अभी आंसर नहीं दिखाऊंगा मैं। तो हमने क्या देखा था इधर, मैंने बोला था ना याद करने को, ब्रोमीन का क्लोरीन से ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। ओके तो अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये सब ब्रोमीन में है, हाँ फर्स्ट वाले का देखो ब्रोमीन 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 में है, ये क्लोरीन में, तो ये तो मान ही लो आधा, ये आखिरी है क्लोरीन। हाँ तो और एक चीज़ पे डिपेंडेंट रहता है ये बॉइलिंग पॉइंट, वो होता है मॉलिक्यूलर मास, जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ओके तो ये है ब्रोमो इथेन, ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म कैसा होता है, ठीक है मैं सब लिखता हूँ, इधर देखो ब्रोमो इथेन कैसे रहता है, CH3 मिथाइल और Br। ओके ये पता है, अच्छा नहीं ऐसे रहते हैं क्या, हाँ ब्रोमो मीथेन, सॉरी मैं कहता हूँ ब्रोमो मीथेन। फिर ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म कैसा था, ये याद नहीं होगा शायद बट अभी याद रहेगा, ठीक है अगर याद है वेरी गुड, CH Br3। ओके CH Br3 होता है ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म कैसे याद करना है, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, तो ब्रोमोफॉर्म है CH Br3। आयोडोफॉर्म क्या होगा CHI3। तो इधर है फिर क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन तो है CH3Cl। ओके फिर डाईब्रोमोमीथेन, डाईब्रोमोमीथेन तो वो कैसे होगा CH2 और Br2, क्योंकि दो दो ब्रोमीन है। तो देखो अभी हम काउंट करेंगे कितने ब्रोमीन है, जितना जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका सबसे ज़्यादा है ब्रोमोफॉर्म का, इसका सेकंड हुआ, ये तो सेकंड है Br2, इसमें दो ब्रोमीन है, इसमें तीन ब्रोमीन है, इसमें एक ब्रोमीन है। तो ये फर्स्ट हुआ, ये सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, क्लोरीन लास्ट, क्योंकि पता है हमें, क्या पता है, ब्रोमीन क्लोरीन से ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट में। ओके हमारा फर्स्ट हो गया, अभी सेकंड देखते हैं। 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और क्लोरोब्यूटेन। अच्छा मुझे पकड़ने दो ठीक से, मेरा हाथ क्यों काँप रहा है। फर्स्ट है हमने, और एक मैंने फिर से बोला, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लोर वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, ज़्यादा है तो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो क्लोरोप्रोपेन क्या होगा, क्लोरोप्रोपेन है CH3 CH2 CH2 Cl। प्रोपेन क्योंकि तीन तीन है तो प्रोपेन, और क्लोरो वन 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 पे लगा है। ओके सेकंड किधर है, आइसोप्रोपाइल, हाँ आइसोप्रोपाइल के सेकंड पे लगा रहता है Cl, तो CH3 CH CH3 Cl। ओके और थर्ड क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन, हाँ CH3 CH2 ये C है, CH2 और फिर एंड में Cl, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, देखो इसमें चार चार वो है अल्काइल जो भी रहता है, ये ब्यूटेन है, तो इसका सबसे ज़्यादा है मेल्टिंग पॉइंट।
अभी इसमें देखा तो इसमें तो सेम है, 3 3 है ना। तो क्या बोला था, ब्रांचिंग हुआ तो वो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो इसका कम हुआ, तो इसका हाईएस्ट है, इसका सेकंड है, और ये है थर्ड। बॉइलिंग पॉइंट भी सेम ही, बॉइलिंग पॉइंट पे भी जाता है गैस, मेल्टिंग पॉइंट नहीं सिर्फ। तो ये हाईएस्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। समझ आ गया? ओके। अब ठीक है, ये पार्ट है, ये अगर समझ आए तो वेरी गुड। मुझे मैं ठीक से समझा भी नहीं सकता, मैं शायद बाद में ट्राई करूँगा। अभी मैं हल्का हल्का सा मैं ये पार्ट पहले समझाता हूँ क्योंकि ये सबसे आसान है। न्यूक्लियोफाइल वो सब सुना क्या क्लास में? मुझे तो नहीं पता, जो भी। तो ये देखो, ये है, हाँ मैं ही भूल गया, छोड़ दो। इतना कर लिया आज के लिए, काफ़ी है। बस ये एंडिंग का पार्ट बाकी है, वो रहने दो, कर लेंगे। बाकी सब हो गया दिन का। इंग्लिश तोड़ गया था, साइकोलॉजी मैं नहीं पढ़ा रहा, ख़त्म।